2008. Let's begin with this topic. LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. सबसे पहले हम नाम को स्पेसिफाइड करते हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप. इसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है. एक्चुअली होता क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो था वो बोलता था कि उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड. इसका मतलब उन्हें अपना घर बेचकर भी यहाँ पर अपनी पार्टनरशिप की लाइबिलिटी को फुलफिल करना पड़ता था. लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि पार्टनर की कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी. उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहे. तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब लिख लो. लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स पार्टनर पर्सनल प्रॉपर्टी विल नॉट बी हेल्ड लायबल. पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो लायबल नहीं रहेगी. ठीक है. तो पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी, मतलब पार्टनर जो है वो अपने इंडिविजुअली अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बाकी पर्सनली लायबल नहीं रहेगा. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ से देखो आपके मॉड्यूल में एलएलपी के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है. द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ऑन 9th of Jan 2007 नोटिफाइड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. 9th of January को उसने स्टार्ट किया था. अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का जो मीनिंग दे रखा है वो मीनिंग अपने काम का है, क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछ लिया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है. तो एक्चुअली ये दो कॉरपोरेशन का मिक्सचर है, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप. इसमें कंपनी का भी कैरेक्टर होता है और पार्टनरशिप का भी होता है. कंपनी का क्या कैरेक्टर है? कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है. ठीक है. तो इसमें भी सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन. तो इसमें क्या है? इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण से इसमें कंपनी का एक फीचर पाया जाता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसका अपना ओन लीगल एग्जिस्टेंस होता है. और पार्टनरशिप के भी कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें पार्टनर होते हैं, प्रॉफिट शेयर होता है ना. तो यहाँ पर पार्टनरशिप और कंपनी का कौन सा सिस्टम माना जाता है? ये हाइब्रिड सिस्टम. एक तो ये दिमाग में रखो. किन दो चीजों से मिलकर बना है बताओ? पार्टनरशिप और कंपनी. चलो. एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी with limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of limited liability at low compliance cost but allow its partner the flexibility of organizing their internal structure as traditional partnership. ये नया फॉर्म है. लो कंप्लायंस कॉस्ट इसकी, मतलब कंपनी जितने इसमें लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं तो इसमें कंप्लायंस कॉस्ट भी कम आती है. इसका बेनिफिट है कि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. तो आपसे बेनिफिट पूछा जाए तो अंडरलाइन कर लो दो चीज़ों पे. एक तो लो कंप्लायंस कॉस्ट पे है ना, और दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, मीनिंग ऑफ एलएलपी. ठीक है. उसके बाद में आगे लिखा हुआ है एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इसके सेपरेट लीगल एंटिटी मीनिंग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट लिमिटेड. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जहाँ से शुरू हो रहा है. ठीक है. अब उसके बाद में एलएलपी को हाइब्रिड सिस्टम बोला जाता है. एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट किसका उठा के लाए? वो कंपनी का. कंपनी में सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड. कहाँ तक लिमिटेड? जितने रुपए का उसके पास शेयर होता है. तो यहाँ पर दोनों का बेनिफिट मिल गया. पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई और कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती, वैसे इसका कैरेक्टर हो गया. सिंस LLP contain element of both a corporate structure as well as a partnership firm structure, LLP is called a hybrid between company and partnership. क्या क्या चीजें सामने आई एक बार चार्ट में देखते हैं. न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल,
Liability of partner will be limited. LLP itself will liable for the full extent of its assets. मतलब LLP खुद लाइबल रहेगी, पार्टनर लाइबल, और LLP भी कहाँ तक लाइबल रहेगी, जितने रुपए की उसके पास क्या है, एसेट्स. अलाउ द पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर, अलाउ द पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कंपनी का पार्टनर का, तो वो अलाउ करता है पार्टनर को कि वो अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को, जितने पार्टनर रखने उतने रख सकते हैं. समझ में आ रही बात. तो इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी होगी. बताओ क्या क्या पॉइंट है, पहला बोलो. ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, और अलाउ करता है ये पार्टनर्स को कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर अपने हिसाब से रख सकते हैं. यहाँ तक सब क्लियर. अगला देखो, बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ये वहां से उठ के आया है ये पार्टनरशिप का कंटेंट, पर उठकर कहाँ से आया है बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनीज एक्ट से. वहाँ इसका सेक्शन है 2 सब क्लॉज 11 और यहाँ इसका सेक्शन है 2 सब क्लॉज 1D. बॉडी कॉर्पोरेट वहाँ का है, हाँ 2 सब क्लॉज 11. ठीक है. अब यहाँ पर अपना 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज D. इट मीन्स अ कंपनी इज डिफाइंड क्लॉज 20 ऑफ द सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स. देखो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा. अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. मतलब कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी. कौन सी कंपनी हुई. अरे यार मैडम एक बार बता दो हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं. कभी तो आप पार्टनरशिप की बात करते हो, कभी आप कंपनी की बात कर रहे हो. तो ये पार्टनरशिप में कंपनी क्यों आ गई. नहीं, वो तो हाइब्रिड तो सिर्फ कैरेक्टर के लिए. यहाँ क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है. तो यहाँ क्या काम है उसका. तो मैंने आपको बताया ना कि बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड यहाँ का है ही नहीं, वो कंपनी से आया, इसलिए उसमें जो भी कंपनी है वो ऑटोमेटिकली बॉडी कॉर्पोरेट है. तो बॉडी कॉर्पोरेट को हम पहले डिटेल में समझते हैं, है ना. बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि ऐसा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एंटिटी, ठीक है, जिस पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लगता है. इसमें देखो अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, 2013 में रजिस्टर्ड हो, तो आप बॉडी कॉर्पोरेट हो. तो आप बॉडी कॉर्पोरेट हो कब, जब आप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो या 2013 में कहीं डिफाइन हो. जैसे फॉरेन कंपनी 2013 में डिफाइन है तो उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे. जो सिंपल कंपनी है वो भी कंपनी में डिफाइन है तो उसको भी हम इसकी डेफिनेशन में ले लेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि कंपनीज एक्ट में जो कंपनी बन चुकी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, साथ में एलएलपी का फुल फॉर्म बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर, उसे भी हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे. तो क्या क्या आ गया बॉडी कॉर्पोरेट में. सिंपल कंपनी सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 वाली, फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सब क्लॉज 42 वाली, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया और एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड. इन सबको मिला लोगे तो क्या बन जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट. समझ में आ गया. लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या किसी और एक्ट में एप्लीकेबल हो रहा है. हमको सिर्फ उन चीजों को लेना है जिस पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, कंपनीज है. बाकी दूसरे एक्ट से गवर्न जो एंटिटी है जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस पर कौन सा एक्ट लगता है, 1912, 1912, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं. मेरे ख्याल से बॉडी कॉर्पोरेट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट के पहले वाले अटेम्प्ट में 3 नंबर का पूछा था, रिटन डाउन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी. हाँ, फाउंडेशन समझ में आ गया है. बॉडी कॉर्पोरेट कंफ्यूजन तो नहीं है. अगला देखो,
डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ द सेक्शन 2 और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज डिफाइंड इन दिस एक्ट. ठीक है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग, समझ में आ रही है बात? नॉट बीइंग विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट में स्पेसिफाइड. और कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना गया तो उसको भी नहीं मानेंगे. मतलब किस किस को मानेंगे बता दो एक बार. फॉरेन कंपनी को इंडिया में, एलएलपी भी रजिस्टर्ड इन इंडिया या आउटसाइड, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं मानेंगे, या कोई अदर एंटिटी जिस पर कोई दूसरा एक्ट लगता है. ठीक है, बिजनेस की डेफिनेशन नहीं पढ़नी, क्रॉस कर दो. डेजिग्नेटेड पार्टनर जो सेक्शन 7 में डिफाइन है वो हमें करना है. अब सेक्शन 7 आएगा तब हम डेजिग्नेटेड पार्टनर को डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में. एंटिटी नहीं पढ़ना है, फाइनेंशियल ईयर नहीं पढ़ना है ना. फाइनेंशियल ईयर चलो एक थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं. नहीं पढ़ना तो बोल दिया क्योंकि तुम्हें पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, पर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन थोड़ी चेंज है, उसको जरूर पढ़ना है. देखो अगर क्या लिखा हुआ है आपको कि अगर 30 सितंबर हाउएवर फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मीन्स द पीरियड फ्रॉम 1st day of April of the year to 31st March of the following year. समझ गए? अप्रैल से मार्च पता था, कोई जरूरत नहीं. पर एक नई चीज आ गई. क्या लिखा है? इन केस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेशन, तो क्या करेंगे? द फाइनेंशियल मे बी ईयर एंडेड 31st March ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर. नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, यानी अभी 31 मार्च 26 आ रहा है. अगर 30 सितंबर के बाद का कोई एलएलपी होता तो 31 मार्च 26 नहीं बल्कि 31 मार्च 27 उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज माना जाता. अगर उस एलएलपी का रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर के बाद हुआ है तो 30 सितंबर के पहले हुआ है तो हम 31 मार्च 26 ही मान लेते हैं. पहुंचे आगे? चलो, फॉरेन एलएलपी जिसका बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड हुआ है आउटसाइड इंडिया बट हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, पता ही है आपको. एलएलपी पार्टनरशिप पता है आपको. एग्रीमेंट पता है कि जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं. पार्टनर की डेफिनेशन पढ़ना नहीं है. स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आईएमपी, इसको पढ़ते हैं. आईएमपी देखो अभी तक मैंने क्या क्या आईएमपी बताया. एक तो फाइनेंशियल ईयर और एक बॉडी कॉर्पोरेट, और तीसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना. इसको हम पढ़ते हैं. स्मॉल लिमिटेड पार्टनरशिप सेक्शन 2 में डिफाइन इट मीन्स अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड्स, अंडरलाइन करो, 25 लाख रुपीज पर, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज एज में बी प्रिस्क्राइब. कॉन्ट्रीब्यूशन कितने से कहां तक? 25 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक. क्या है भैया ये? मिनिमम. ठीक है, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन अंडरलाइन कर ली. कितना? 25 लाख से 5 करोड़. या लॉ जैसा भी बता दें, उस समय लिमिट चेंज हो जाए तो. द टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स 40 लाख रुपीज, सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़. कहाँ से कहाँ तक हो गया ये? 40 लाख से 50 करोड़ तक. ठीक है. विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड फुलफिल सच टर्म्स एंड कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, है ना. क्लियर हो गया. टर्नओवर याद रख लेना कहाँ से कहाँ तक है? 40 लाख रुपए से, हाँ, नॉट हायर अमाउंट जैसे 50 करोड़ तक, 40 लाख से 50 करोड़, और कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया 25 लाख से 5 करोड़. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. आप अगर एलएलपी में हो तो आप पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगे.
अगर आप पार्टनरशिप एलएलपी में हो तो 2008 लगेगा आप पर 1932 नहीं लगेगा। पार्टनर की डेफिनेशन जैसी आपको पढ़ाई थी वैसी ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पता है आपको पार्टनर कौन होता है। 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते थे उधर भी। अनसाउंड माइंड, कन्विक्टेड, माइनर तो भी एडमिट हो सकता था अंडर सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेनिफिट के लिए। आपको पता है कि माइनर कैन बी ए पार्टनर फॉर बेनिफिट ओनली, है ना, तो वो हमको पता था। लेकिन यहाँ पर आप देख लो किस किस को अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन में वो पेंडिंग हो या अनसॉल्वेंट। पागल को पार्टनर बना के क्या करोगे। ठीक है भाई। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? 2 होते हैं। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी रिड्यूस्ड बिलो 2 एंड द एलएलपी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, मोस्ट आईएमपी। भाई आप पार्टनरशिप चला रहे हो, हमने बोल दिया कि भाई मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, लेकिन आप ऐसी पार्टनरशिप को आज भी रन कर रहे हो जिसमें मिनिमम 2 पार्टनर नहीं है। एक की डेथ हो गई, 2 से ही शुरू करी थी, एक की डेथ हो गई, उसके बावजूद आप इसी पार्टनरशिप को खींचे जा रहे हो और 6 महीने तक भी आप नहीं बता रहे हो। तो फिर क्या करें? तो फिर आपकी लाइबिलिटी जो बचा हुआ पार्टनर है ना, उस पर पूरी पेनल्टी लग जाएगी और उसी को पूरी लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन बियर करने पड़ेंगे और उसी को पेनल्टी लगाएगी लॉ। बोलेगा आपने गलत करा, आप चला रहे हो, अब आप पेनल्टी भरो। 6 महीने का टाइम दिया ना, 6 महीने बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, विथ हिम अलोन शेल बी लायबल पर्सनली पर अंडरलाइन करो। उसी पार्टनर को पकड़ेंगे कि भाई देख तूने ये गलत काम किया है तो तू ही अब इस सब चीजों की लायबिलिटी भुगत। अगर उसमें वो सामने की डेथ के बाद वो किसी दूसरे बंदे को 2 लोगों हाँ मेंटेन कर लो ना, 6 महीने का टाइम दिया है तो फिर नहीं होता ना, 6 महीने तक माफी। ढूंढ लो ऐसे किसी को भी, शाबाश, नहीं ढूंढा तो बस ऐसे ही पढ़ना चाहिए लो। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7 एकदम लाइट होकर पढ़ोगे तो दिमाग में ज्यादा जाए। एवरी एलएलपी शेल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब बहुत आईएमपी सेक्शन है भाई साहब, आईएमपी की सीरीज चल रही है। हाँ डेजिग्नेटेड बहुत आता है भाई, क्या बात है, आज तो एकदम फ्रेश लग रहा है। हाँ, एकदम फ्रेश लग रहा है। हाँ Every LLP shall have at least 2 designated partner who are individual and at least one of them shall be resident in India. समझ गए? डेजिग्नेटेड पार्टनर को इंडिविजुअल होना जरूरी है। और कितने चाहिए? 2। और क्या चाहिए? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल 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 मतलब नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन जो जिंदा अलाइव। हाँ उसमें भी गाय घोड़े नहीं चाहिए। और क्या नहीं चलेगा? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं चलेगा, मतलब जिसकी लीगल एंटिटी वो नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी चाय नहीं पी सकती। कंपनी चाय पीती होती तो हम उसको भी इंडिविजुअल बोलते हैं। इंडिविजुअल मतलब जिंदा मनुष्य। तो केवल जिंदा मनुष्य चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, उसमें से एक ROI चाहिए। क्लियर? If in LLP all partners are body corporate or in which one or more partner are individual. If in LLP all the partners are body corporate or in which one or more partner are individual and body corporate, at least 2 individual who are partner of such LLP or nominee of such body corporate shall be act as a designated partner. ये तो समझना ही नहीं है। अरे भाई अगर तुमने किसी कंपनी को यहाँ पर पार्टनर बना लिया और एक तुम हो तो कितने लोग हो गए? 2। एक कंपनी और एक तुम, कितने लोग हो गए? पर गलत हो गया ना। क्या गलत हो गया? दोनों इंडिविजुअल चाहिए। क्या बनाने के लिए? डेजिग्नेटेड। अब एक काम करो, बॉडी कॉर्पोरेट को तो खींच खाच के लिया है तुम, तो उसका एक नॉमिनी ले लो, वो तो इंडिविजुअल है ना, और उसको पार्टनर बना दो। तो 2 हो गए और दोनों को क्या बना दो? डेजिग्नेट। पर उसमें से भी एक ROI। समझ रहे हो मेरा प्रवचन? वेरी गुड।
रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन यहाँ कुछ और है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई पिछले साल लास्ट प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए। 120 दिन गिन के, समझ में आ गई बात? 120 दिन का स्टे इन इंडिया होना चाहिए, उससे कम का नहीं चलेगा। 120 करेक्टली चाहिए, ठीक है भाई। अब बॉडी कॉर्पोरेट का एक चार्ट दिख रहा है आपको सामने, उसमें अलग अलग कैरेक्टर है। एक बार नजरें इनायत करो और बताओ बॉडी कॉर्पोरेट पता है? बता दिया मैंने। परपेचुअल सक्सेशन पता है? बता दिया मैंने। सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, LLP एग्रीमेंट होता है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसकी कॉमन सील होती है ना। चलो ठीक है भाई, देखते हैं। LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बता दिया। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी, एक बार पढ़ो और मुझे बताओ इसमें कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं लग रहा जो शायद मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया। किया डिस्कस, है ना? क्या बोल रहे हैं? नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथोराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट लाइन समझ में? पार्टनरशिप में क्या होता था कि जैसे मान लो हम चारों पार्टनर हैं और कुशाग्र ने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसके कारण फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। अब बताओ फर्म को लॉस हो गया तो क्या करें? सारे पार्टनर लायबल हैं। कुशाग्र की गलती के कारण अपन तीनों का घर बिक जाए। कहाँ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होते तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। लिखा है पहली लाइन में, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। तो लिख लो वहाँ कुशाग्र इज लायबल, याद रहने के लिए, और पूरे इंडिया वही देखेगा यूट्यूब पे LLP के लिए। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता तो बताओ क्या करते हैं? चारों भरते, तुम्हारा घर बिक जाता, सब कूटते कुशाग्र को। समझ में आ रही है? कुशाग्र बचना बेटा। दस इंडिविजुअल पार्टनर आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस। भैया तुम तो सेफ हो गए, तुम्हारे ऊपर शील्ड है क्योंकि तुम किसके पार्टनर हो? LLP। खुश हो जाओ, इसी को तो लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। और किसी दूसरे पार्टनर का पाप खुद ही भरेगा। तुम्हें गंगा नदी में स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। LLP एग्रीमेंट, सिंपल सी बात है भाई, एग्रीमेंट तो बनेगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहीं तय होंगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पता ही है, कॉमन सील पढ़ लेते हैं। LLP being artificial person can act through its partner and designated partner. LLP may have a common seal. It is decided to have one. Thus, it is not mandatory for LLP have common seal. It shall remain under the custody of some responsible official and shall be affixed in the presence of at least 2 designated. ठीक है? लिमिटेड लाइबिलिटी पता है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पता है, मिनिमम मैक्सिमम पता है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास। पूरे LLP का मैनेजमेंट कौन संभालेगा? वही कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल पार्टनर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है कंप्लायंस से रिलेटेड। कंप्लायंस किसके पास होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर? कंप्लायंस से रिलेटेड सारी माथापच्ची डेजिग्नेटेड पार्टनर। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बता दिए भाई, कितनी बार बताया, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट के लिए करना है, धर्म दाता नहीं बनना है, NPO नहीं है अपन। इन्वेस्टिगेशन, हाँ LLP का एक खास फीचर है कि जब इच्छा हो ना मोदी जी आके ताक झाक कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि जब इच्छा हो वो किसी भी LLP की ताक झाक इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। ये पार्टनरशिप में नहीं होता था, पर LLP में वो देख सकते हैं भाई कामकाज ठीक से चल रहा है या
अरे सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट को पूरा नहीं ऑब्वियसली मोदी के पास टाइम थोड़ी ना है इतना। बात है कि उनमें पावर है, उनके नाम से तुम्हारा दिमाग चलते क्या, सेंट्रल। अच्छे प्रधानमंत्री अपने, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट इंक्लूडिंग मर्जर और अमलगमेशन शेल बी अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट। भाई 2 एलएलपी मिलकर 1 एलएलपी बन गई, बन सकती है क्या? हाँ बनो ना, मर्ज हो जाओ। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, अ फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वुड बी अलाउड टू कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। अमलगमेशन मतलब मिल जाओ, साथ में मिलकर काम करो। नहीं, मर्जर का मतलब है 2 मिलकर 1 बन रही है, अमलगमेशन का मतलब है 1 को खरीद लिया तब 1 में आया है। 2 मिलकर 1 बनेगी तो दोनों का एग्जिस्टेंस लूज नहीं होगा। कुछ भी बोल रहा भाई, सुबह सुबह ठंड के टाइम पर कंफ्यूजन। 2 1 खरीदे तो हाँ, 1 ने खरीद लिया अमलगमेशन, उसमें 1 पूरी तरीके से खत्म हो गई, पर 2 मिलकर काम कर रही है, मतलब दोनों अभी भी है, पर सब सिर्फ क्या कर रही है अभी, मिलकर काम। जैसे टिब्रवाल प्रोफेशनल एकेडमी ने अग्रवाल प्रोफेशनल एकेडमी को खरीद लिया, तो अग्रवाल का एग्जिस्टेंस खत्म, पर टिब्रवाल प्रोफेशनल एकेडमी और अग्रवाल प्रोफेशनल एकेडमी मर्ज हो गई, तो दोनों है, जिंदा है, लेकिन साथ में मिलकर काम कर रही। देवता समझ में आया? बढ़िया। जैसे ही तारीफ करी उसके बाद तेरे कन्वर्जन इनटू एलएलपी समझ में आ गया। अब ये याद रखना भाई, कौन कौन कन्वर्ट हो सकता है। एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन। फर्म कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है। इसका मतलब क्या कि पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, अनलिस्टेड। हाँ, और एग्जाम में घुमा दिया उनने वर्ड, और सारे बच्चे लिख के आ गए हाँ कन्वर्ट करा दो, 4 नंबर गलत। लिस्टेड कंपनी कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। अनलिस्टेड हो तो हो जाओ, लिस्टेड हो सेक्शन 2 सब क्लॉज 71 में, तो भूल जाओ कन्वर्जन। ठीक है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, भाई सारे डॉक्यूमेंट ई फाइल होंगे, ऑनलाइन होंगे। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी तो पता ही तुम्हें। एसी एलएलपी जिसका इनकॉर्पोरेशन, बेटा धूप बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसे बाल तो बहुत। हाँ, सेक्शन 2 डिफाइन फॉरेन एलएलपी एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप formed, incorporated or registered outside India, which establish a business place in India। ठीक है भाई, पढ़ लिया था, फिर से पढ़ लिया। चलो, एडवांटेजेस एक एक बार पढ़ो। पहला बोलो क्या है? हाँ, एग्रीमेंट बेसिस पर चलेगा सब कुछ। फिर ठीक है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट कम से कम है, इजी टू फॉर्म है, सारे पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, इजी टू डिसॉल्व है, और क्या भगवान से मिलना है। इनकॉर्पोरेटेड ऑफ एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन एलएलपी का कैसे होगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सेक्शन 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जैसे आपको एलएलपी को रजिस्टर्ड कराना है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की। फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 2 or more person associated for carrying lawful business with a view to profit shall be subscribed their name to the incorporated document। समझ गए? 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं और प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं और अपने नेम सब्सक्राइब कर रहे हैं कौन से डॉक्यूमेंट पर? ठीक है। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी फाइल्ड इन सच मैनर एंड फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी इज सिचुएटेड। रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट अंडरलाइन करो, स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाओ और बोलो सर हमको एलएलपी का क्या करवाना है? इनकॉर्पोरेशन। क्या क्या फाइल करना है भाई? स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड मोस्ट एमपी, देयर शेल बी फाइल्ड अलॉन्ग विथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एज स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म।
एक बढ़िया सा डॉक्यूमेंट बनाओ और उसको जमा कर दो इनकॉर्पोरेशन का। कौन बनाएगा भाई? एडवोकेट या सीएस से बनवा लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देगा, कॉस्ट अकाउंटेंट बना देगा। बाय एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब आपको उस व्यक्ति का नाम भी लिखना है जो कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपने आप को एक सब्सक्राइबर बता रहा है। बाय एनी वन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। That all requirement of the act and rules are complied with. वो डॉक्यूमेंट क्या बताएगा कि सर जितनी भी जानकारी में इस लॉ से रिलेटेड कंपल्सरली। हमारी बैच कौन सी इसके बाद? मीनल मैम की। तो मीनल मैम को बोला यही ले लेंगे। हाँ, शूटिंग नहीं का बोल देना। हाँ, वो मैडम नहीं आए ना। हाँ, हाँ, वो 2 बजे आए, अगर मैं आ जाऊंगा वैसे तो नहीं आए तो तुम लोग नीचे का शटर बंद कर, मतलब सिर्फ ढाल के चले जाना, है ना। मेरे को फोन लगा देना है। हाँ, यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया। मैं देखना है ना उसमें जा। ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विथ, ये सारा देखेगा। अगला, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर टू, इससे जुड़े हुए सारी चीजें भी वो देखेगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरोगे, एक सीए को बुलाओगे, वो सीए क्या चेक करेगा कि सारी फॉर्मेलिटी की गई है या नहीं, ठीक है। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल बी इन अ फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, नाम बताएगा, बिजनेस बताएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस बताएगा, पार्टनर के नाम पते बताएगा, है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है वो बताएगा, और सारी इंफॉर्मेशन एलएलपी की बताएगा उस फॉर्म में। If a person make a statement as discussed above which he known to be false, does not believe to be false, shall be punishable with imprisonment 2 साल और फाइन है 10,000 से लेकर 5 लाख तक। अगर तुमने इस डॉक्यूमेंट में गलत बता दिया तो तुम पर 2 साल की सजा का आरोप। गलती से भी गलत बताया तो गलती से भी गलत बताया तो 4 बार चेक कर लो, है ना। डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, आपको थोड़ा सा भी शक है कि यार ये गलत है तो उसमें मत लिखो। अब बिल्कुल ही गलती हो गई यार, इनोसेंट है, तो फिर प्रूव करो कि सर हमको नॉलेज नहीं था, और ऐसा प्रूव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपने लिखा है तो आप लायबल हो, ऐसा मान के चलो। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लॉज 11 have been complied with, the registrar shall retain the incorporation document, and unless requirement imposed by clause of that subsection has not been complied with, shall be within a period of 14 days. पूरे पैराग्राफ में कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ 14 दिन। जब रजिस्ट्रार ये देख लेगा कि सब कुछ सही है तो 14 दिन के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कर देगा और आपको एक एलएलपी बना देगा, ठीक है। उस दिन से आप क्या बन जाओगे? एलएलपी। कितने दिन में? 14। जब आपने इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वहां से। द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर ऑफ सेक्शन 11 सफिशिएंट एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट आपने जमा करे वो एविडेंस है कि आपकी एलएलपी प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो चुकी है। द सर्टिफिकेट इशूड शेल बी साइन बाय रजिस्टर्ड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। द सर्टिफिकेट शेल बी एविडेंस, आज से आपकी कंपनी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हो चुकी। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज दे रही। सेक्शन 13, यार हमको अपना है ना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने की इच्छा हो रही है या हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं, क्या करें? एवरी एलएलपी शेल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस्ड। एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो होना चाहिए ना, कोई मिलने कहां पर आएगा? कुछ पता है तुम्हारे ऑफिस का? उन्होंने बोला हाँ सर है। A document may be served on LLP or a partner designated partner thereof by sending it by post under the certificate of posting or registered post or by any other manner as may be prescribed at registered office or any other address specially declared by LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed। आप जो भी डॉक्यूमेंट LLP को देना चाहते हो और अगर वो रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दिया, रजिस्टर्ड एड्रेस कौन सा है भाई तुम्हारा?
मान लो तुमने लिखवा दिया अन्नपूर्णा, तो सारे डॉक्यूमेंट कहाँ भेजे जाएंगे? या अगर तुम्हें दूसरी जगह भेजना हो तो स्पेसिफाइड कर दो कि रजिस्टर्ड ऑफिस पर मत भेजना, वहां भेजना। पर एक बार अगर डॉक्यूमेंट अन्नपूर्णा पे भेज दिया तो ऐसा माना जाएगा कि वो पार्टनर को मिल गया। और कौन सी पोस्ट से भेजोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट। ये लिख के आना, आपको केस आ सकता है। क्या अदर एड्रेस पे भेज सकते हैं? हाँ लिखा है, वही मैं पढ़ा रही थी इसलिए मैंने अचानक से पूछा। देखो लिखा हुआ है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एनी अदर एड्रेस स्पेशली डिक्लेयर्ड बाय LLP फॉर द पर्पस। तो बताया है, हाँ, तो ये मतलब आपको ये क्लॉज डालना पड़ेगा। शाबाश। LLP में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस and file the notice of such change with registrar in such form as may be prescribed। अगर चेंज कर रहे हो तो भैया आपने ROF को तो बता दो कि अभी तक हम अन्नपूर्णा में निवास कर रहे थे, अब हम बड़ा गणपति चले गए। किसको बता दो? ROF। इफ द LLP कॉन्ट्रावेंस, अगर इस प्रोविजन में कॉन्ट्रावेंस हो गया तो पेनल्टी है 500 रुपये पर डे की, जो कि 50,000 रुपये तक जा सकती है प्रति पार्टनर। एवरी पार्टनर पर लग सकती है, एवरी पार्टनर घुमा देंगे वो। वर्ड याद रखना, एवरी पार्टनर, है ना। हर पार्टनर की 50,000 अलग अलग पर डे, पर डे 500 रुपये मिनिमम पर पार्टनर और 50,000 मैक्सिमम पर पार्टनर। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया हमने। नेम सेक्शन 15 और रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 और लास्ट सेक्शन होगा शायद अपना 17, है ना, लास्ट ही ना। नेम एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल हैव आइदर द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एनी एक्रोनिम LLP एज द लास्ट नेम। अपने नाम के साथ LLP लगाना जरूरी। नो LLP शेल बी रजिस्टर्ड बाय नेम which in the opinion of central government is undesirable। आपको ऐसा नाम नहीं रख सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगे? अनडिजायरेबल। जैसा आपने अपनी कंपनी का नाम रख दिया क्वीन इंटरनेशनल लिमिटेड या क्वीन इंटरनेशनल ब्रैकेट में LLP। अपन LLP पढ़ रहे थे, अभी फर्म की बात कर लेते हैं। क्वीन शब्द से क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, ऐसा लगता है कि आपकी जो फर्म है वो महाराजा राजा के जमाने से चली आ रही है और आप बहुत ऊंचे लोग हो। पता पड़ा आपका 2 रुपये पर दिन का टर्नओवर नहीं है और नाम रखा क्वीन इंटरनेशनल LLP। तो अनडिजायरेबल नेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रहे, एकदम हंसी मजाक की बात से हटके। आइडेंटिकल टू नियरली रिसेंबल टू ऑफ एनी अदर, और या फिर कोई दूसरी फर्म से मिलता जुलता है। अब बेचारे ने 50 साल से नाम कमाया, चाणक्य ब्रैकेट में LLP, और आपने अपनी फर्म का नाम चाणक्य 2 रख दिया। दिमाग वाले लोगों की फर्म है चाणक्य। समझ में आ रहा है कुछ? अगर रिजर्वेशन ऑफ नेम, आपने नाम सोच लिया। अ पर्सन मे अप्लाई इन सच फॉर्म इन मैनर accompanied by such fees as may be prescribed to registrard for reservation of name set out in the application as the name proposed, the name which LLP proposed to change its name। अगर आपको नाम रखना है तो भी आपको ROF के पास एक एप्लीकेशन भेजनी है। नाम नहीं रखना है पर चेंज करना है तो भी आपको ROF के पास एक एप्लीकेशन भेजनी है कि ये नाम रखना है नया। समझ गए? दोनों में भेजना है, कब कब रखना हो तो भी और रखे हुए नाम को चेंज करना। अपॉन रिसिप्ट ऑफ, जैसे एप्लीकेशन मिली ROF के कान खड़े हो गए, बोले क्यों नाम चेंज करना चाहते हो या नए नाम रख रहे हो, तो देखते हैं कि पुरानी कंपनी से मिलता जुलता तो नहीं है। एंड पेमेंट ऑफ फीस द रजिस्ट्रार में सेटिस्फाइड रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय CG that the name reserved is not one which may be rejected on any ground of section 15, reserve the name of the period 3 months the date of intimation by registrar। भाई 15 में क्या बताया सेक्शन 15 में कि कोई अनडिजायरेबल नेम नहीं रखना, क्वीन इंटरनेशनल LLP नहीं चलेगी।
अगर सब कुछ सही है तो 3 महीने तक वो आपका नाम रोक के रखेगा, रिजर्व करके रखेगा। फिर बस आपको अप्रूवल देनी है कि हाँ सर हमारी तरफ से पक्का। 3 महीने तक ये नाम वो किसी और को नहीं देगा। कौन? ROF, जिसके पास आपने एप्लीकेशन भेजी कि सर हमको हमारी कंपनी का या फर्म का नाम ये रखना है, ठीक है। 3 महीने तक रोकेगा। चेंज द नेम 70, अब फिर से चेंज आ गया। क्यों मैडम? अब चेंज किसका है? अब ऐसा चेंज आया है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 एंड 16। 15 और 16 का अस्तित्व अपनी जगह अभी भी है। वो सेक्शन बनाए गए थे नाम को रखने के लिए और चेंज करने के लिए। फिर 17 में कौन सा चेंज आ रहा है मैडम? चेंज आ रहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार जो नाम रखा था वो गलती से रखा गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया, और ऐसी कंपनी या ऐसी फर्म तो पहले से ही 15 साल से अपना कामकाज चला रही थी, उसकी शिकायत आई। लिस्ट होती, गलती हो गई, ह्यूमन एरर, सेक्शन तो बनाना पड़ेगा। आप क्या कर लो? होता है, पता ही नहीं था कि इस नाम की कोई फर्म है, आप क्या करें? डेट ऑफ एनी अदर LLP और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और प्रोप्राइटर, देन ऑन एप्लीकेशन ऑफ सच LLP और प्रोप्राइटर। अब वो प्रोप्राइटर ने शिकायत कर दी कि सर समझ में नहीं आता कैसे नाम बांट रहे हो आजकल, हमारी तो ऑलरेडी प्रोप्राइटर ने शिकायत कर दी। द सेंट्रल गवर्नमेंट चिल्लाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ROF, चलो नया नाम रखो 3 महीने के अंदर अंदर। It is further provided that application of the proprietor of registered trademark shall be maintainable within period of 3 years from the date of incorporation or registration। समझ गए? आपको फिर भी 3 साल दिए कि आप पुराने नाम से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा काम तो कर ही लिया होगा, ज़्यादा समय दे दिया, 3 साल तक पुराने नाम से चला। पर चेंज तो करना है, पर पुराना नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेयर LLP चेंज इट्स नेम और ऑब्टेन अ न्यू नेम, इट शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज गिव नोटिस टू द चेंज रजिस्टर्ड अलॉन्ग विद ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट who shall carry out necessary change in the certificate of incorporation within 30 days of such change certificate, such LLP shall change its name in LLP agreement। अब हमको तो पता पड़ गया, हमने नाम चेंज कर दिया, किसके कहने पे? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ शिकायत चली गई थी। पर रजिस्ट्रार को तो बताओ कि हमने अपना नाम 15 दिन के अंदर अंदर, फिर वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको नया सर्टिफिकेट दे देगा। If the LLP in default with direction, the central government should allow the new name। अगर आप खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक सुंदर सा नाम रख लेगा, रानी LLP, और आपका कुछ भी नाम गोभी LLP, जो उनको पसंद है। अब आपने नहीं रखा था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बारी। ये तो हंसी मजाक की बात है, तो कोई ऐसे ही नाम रखेंगे ना जो अनडिजायरेबल नहीं हो। वही ना, पर अपने को रखना ज्यादा अच्छा ना। भाई अपने बच्चे का नाम पड़ोसी रखे, अच्छा लगेगा? नहीं पर हम तो कह रहे हैं कि अनडिजायरेबल मत रखो, तो तुम भी क्यों रख रहे हो? हाँ, तुम भी मत रखो। तो तुम मत रखो, पर रखा गया ना। अब तुम रख लेते पहले, हमने गोभी रख दिया। तो गोभी नहीं रखवाना हो तो रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि खुद रख लो इज्जत से 15 दिन के अंदर, है ना। ये समझाने के लिए ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, ठीक है। तो ओल्ड नेम और फ्रेश सर्टिफिकेट सब गवर्नमेंट ही कर देगी भैया, इसलिए खुद ही रख लो, बस खत्म आपका ये। थैंक यू सो मच, है ना। और आप इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से पढ़ के